नंदिनी और उसका पति विवेक सुबह की चाय पी रहे होते हैं। तभी उनके मेन डोर पर किसी के आने की दस्तक होती है। तो नंदिनी की आंखें दिखाने पर विवेक अपनी चाय छोड़कर दरवाजा खोलने जाता है तो देखता है सामने बहुत ही चमकीले से सूट में, चश्मा लगाए, कंधे पर झाड़ू रखे और फोन पर बात करते हुए वो लड़की कहती है, ए हलकट, काटू क्या तेरा? ओ कहना क्या चाहती हो तुम? अरे साहब, मैं तो फोन काटने की बात कर रही है। ए घोचू, रख रे। इतना कहकर वो कॉल कट कर देती है और विवेक की तरफ मुस्कुराकर देखती है। तभी नंदिनी भी बाहर आती है और चमचमाती पुष्पी को देखकर कहती है, हाँ भाई, चमकीली की दुकान हो। कौन तुम? मेम साहब, मैं पुष्पी, वो करने आई है। वो क्या? काम मेम साहब, झाड़ू कटका करने आई है। मैं आपकी काम वाली है। हाँ तो ऐसे साफ साफ बोलो ना, ये वो क्या होता है? और क्या नाम बताया तुमने? पुष्पी कहा उसने। क्या बात है, एक बार में ही याद हो गया काम वाली का। घरवाली का नाम तो तुम्हें सगाई तक याद नहीं हुआ था। अरे मेम साहब, ये शिकायत तो अक्खी दुनिया की आधी लुगाइयों की रहती है। अभी मेरे को क्या ऐसे ही में खड़ा रखोगी? हाँ हाँ, आ जाओ अंदर। तभी नंदिनी की काम वाली मटकते हुए अंदर चली जाती है और घर देखने लगती है। तो विवेक नंदिनी के कान में कहता है, ये काम वाली कहाँ से पकड़ लाई? इसकी बातें अजीब नहीं है? अब क्या करूँ, यही है जो है। बात चाहे जैसी भी करे, हमें क्या करना? हमें तो बस काम से मतलब है ना। हाँ वो तो है, लेकिन फिर भी। तुम चुप रहो, मैं इसको काम समझा कर आती हूँ। तभी नंदिनी वहाँ से चली जाती है। समय बीतता है। काम वाली पुष्पी पूरे स्टाइल में घर का काम किया करती, जिससे नंदिनी को बहुत आराम मिल जाया करता। एक रोज विवेक ऑफिस से घर आता है तो नंदिनी उसे प्यार से गले लगा लेती है। तभी विवेक कहता है, ओहो, इतना प्यार? पर रहने दो, अभी मेरा रोमांस का मूड नहीं है। तो साहब, मैं बना दूं क्या? क्या क्या बना देगी तू? चाय बना दूं मेम साहब, कड़क चाय। अच्छा, मुझे लगा कहीं ये मेरा मूड ना बना दे। पुष्पी, तुझे कितनी बार कहा है अपनी बातों को अच्छे से कहा करना। क्या आधे अधूरे दो मतलब वाली बातें करती रहती है? मेम साहब, मैं तो खाली बातें करती है, मतलब तो उसके खुद ही दो बन जाते हैं। साहब, बना दूं क्या? फिर अभी तू जाए तो बनेगी ना चाय, कि यहीं खड़ी खड़ी तैयार कर देगी? तभी पुष्पी मुस्कुराते हुए किचन में चली जाती है। पुष्पी काम में तो कोई कमी नहीं करती थी, लेकिन नंदिनी और विवेक उसकी डबल मीनिंग वाली बातों से अक्सर हैरान हो जाया करते थे। एक रोज पुष्पी घर के बाहर गुनगुनाती हुई झाड़ू लगा रही होती है। तभी पड़ोस में रहने वाले घोष बाबू हाथ में सामान लिए फोन पर बात करते हुए वहाँ से गुजर रहे होते हैं कि तभी पुष्पी उन्हें टोकते हुए कहती है, अरे घोष बाबू, अरे अरे, आपका गिर गया। क्या क्या बोलते तुम्ही? आई गो, सब ठरकीच है यहाँ। साहब, तुम्हारा। पुष्पी, कितनी देर से झाड़ू लगा रही है? अंदर तेरे साथ नाश्ते के लिए चिल्ला रहे हैं। नंदिनी बौदी, तुम्हारा काम वाली कैसा कैसा बात करता है? तुम इनको कुछ समझाता क्यों नहीं? देखो अभी हमको बोलता है हमारा। हाँ, जाने दो। अरे घोष बाबू, मैं कह रही थी आपका गिर गया है। पुष्पी, क्या बोल रही हो? चुप करो। अरे मेम साहब, इनका बटवा गिर गया है सड़क पर, वो देखो। अभी कोई दूसरा उठा लेगा तो खाली फोकट का दिक्कत इन्हीं को होता। तभी घोष बाबू और नंदिनी सड़क की ओर देखते हैं तो वहाँ एक पर्स गिरा होता है, जिसे घोष बाबू फट से उठाकर झट से अपने घर को निकल जाता है। तो नंदिनी भी अपना सर खुजाती हुई अंदर चली जाती है। उसे सर खुजाता देख विवेक नंदिनी से कहता है, जू हो गई है क्या सर में? इतना क्यों खुजा रही हो? अरे, इस पुष्पी की डबल मीनिंग बातें सुन सुन करना मेरा दिमाग चकरा रहा है। घर में तो घर में, अब ये बाहर वालों से भी ऐसे ही बात करती है। लगता है किसी दिन इसकी अजीबोगरीब बातें करने के चक्कर में लोग हमें खरी खोटी सुनाएंगे। ये सब छोड़ो, वो मैं कह रहा था कि कल माँ का फोन आया था, परसों की ट्रेन है उनकी, इसलिए उनके लिए कमरे की साफ सफाई करवा दो। लो, अब सासू माँ भी आ रही हैं। अरे वो पुष्पी से मिलेंगी ना जाने कैसा रिएक्ट करेंगी। खैर, अब आ रही हैं तो क्या कर सकते हैं। अच्छा, मैं एक जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ, दोपहर तक लौट आऊंगा। ठीक है। विवेक बाहर चला जाता है तो नंदिनी भी अपनी सास के आने की तैयारियों में लग जाती है। समय बीतता है और एक दोपहर दरवाजे की घंटी बजती है और नंदिनी की सास कलावती अपना साज सामान लिए घर में पधारती है। तो विवेक और नंदिनी उसके पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। तो कलावती कहती है, जुग जुग जियो मेरे बच्चों, मैं भी आपके छूना चाहती है। एक का छूना है तो को पैर मालकिन।
आपके पैर छूना चाहती है मैं। हाँ तो पूरा बोलने में तो को मौत आ रही है का? वैसे बहू जे है कौन? मैम साहब, मैं अपना इंट्रो देती है। मैं काम वाली पुष्पी, झाड़ू कटका बर्तन और सफाई करती, बजा के चुटकी। काम वाली है तो फिर कचू नाश्ता पानी ले आ, जहाँ काहे खड़ी होगी। हो मालकिन, अभी लाती है पानी। पुष्पी किचन की तरफ चली जाती है। तभी कलावती अपनी बहू से कहती है, जे कैसी बातें करने वाली नौकरानी रख ली हैगी तूने बहू, जाकी बातें तो भयंकर हैंगी। सासू माँ काम सब ठीक ठाक कर लेती है और आपको तो पता है ना, शहर में ढूंढने पर भगवान मिल जाते हैं, लेकिन नौकरानी बड़ी मुश्किल से मिलती है, जिसके चलते जैसी भी मिली यही काम वाली मिली। अब का ही कहूँ तो को, मोकू तो मेरा कमरा दिखा दे, बड़ी थकान है रही है। चलिए माँ। तभी विवेक सामान उठाए कलावती को कमरा दिखाता है। समय बीतता है। कलावती के आने के बाद पुष्पी उसके सामने ऐसी बातें नहीं किया करती जिससे नंदिनी को लगता है कि अब वो सुधर गई है, लेकिन ऐसा नहीं होता। एक रोज पुष्पी कलावती से अपनी तनख्वाह बढ़ाने की बात करती है तो कलावती कहती है, अरे तो मुँह से काहे बोल रही है, अपनी मेम साहब से बोल जाके बारे में। पुष्पी तुम्हें कहा तो था कि तुम्हारे साहब से बात करूंगी इस बारे में, तुम तो उतावली हुई बैठी हो। साहब से बात करोगी? जा महिला, उनसे तो कहना ही बेकार है। क्यों, ऐसा क्यों कह रही हैं? क्योंकि उनका बहुत छोटा है ना। कम वक्त की मारी का कह रही है जे बहू? पुष्पी तुम ना। अरे मैम साहब, उनका दिल बहुत छोटा है, बहुत कंजूसी करते हैं वो। ये बात सुनकर नंदिनी और कलावती पुष्पी को घूरने लगते हैं। तभी विवेक वहाँ आता है और पुष्पी को उसकी पगार और कुछ पैसे एडवांस दे देता है, जिसे देखकर खुशी से पागल हुई काम वाली पुष्पी कहती है, साहब, आप पुरुष नहीं है साहब। क्या? आप महापुरुष है ना साहब। ठीक है। और ये महापुरुष चाहता है कि तुम कहीं और काम देख लो, क्योंकि माँ आ गई है, इसलिए काम वाली की जरूरत नहीं है। नाच पीटे जे का कह रहे है? वो एक्चुअली मेरा मतलब माँ आ गई है तो नंदनी माँ की सेवा कर लेगी, घर का काम खुद ही संभाल लेगी, है ना नंदनी? हाँ क्यों नहीं। हाँ घिस लूंगी मैं बर्तन, लेकिन अब इस काम वाले की डबल मीनिंग बातें नहीं चलेंगी मेरे को। चलो अच्छा है, मैं भी सोच रही थी कि थोड़ा दिन ऐसा मस्त आराम करूं, लेकिन जाने से पहले मैं आपको दे दूं क्या? क्या देना चाहती है? चाय मेम साहब, चाय दे दो आखिरी बार। इतना कहकर पुष्पी सभी को चाय देती है और चश्मा लगाए झाड़ू कंधे पर रखे वहाँ से चलती बनती है और उसके जाते ही तीनों चैन की सांस लेकर फिर सोफे पर बैठ जाते हैं।